आप सभी का श्याम संगीत अकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की ये जो विस्तृत चर्चा है ये वाकई बहुत खास होने वाली है। बिल्कुल। देखिए, आज हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। मतलब जरा कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले का समय। ना कोई आधुनिक ध्वनि प्रयोगशाला थी, ना ही फ्रीक्वेंसी नापने वाले डिजिटल मीटर्स। हाँ, बिल्कुल नहीं थे। फिर भी हमारे प्राचीन ऋषियों ने ध्वनि तरंगों की सटीक आवृत्तियों को मापा और उन्हें 22 अत्यंत सूक्ष्म ध्वनियों में, जिन्हें हम श्रुतियां कहते हैं, उनमें बांट दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। सही कहा। और हमारी आज की ये गहन चर्चा उन सभी प्रतियोगियों के लिए एक ब्रह्मास्त्र है जो EMRS, KVS, NVS, MPTET, DSSSB और CTET जैसी परीक्षाओं में म्यूजिक टीचर या TGT, PGT बनने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ये पृष्ठभूमि बहुत ही सटीक है। अगर हम हालिया परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करें ना, तो ये साफ हो जाता है कि ये विषय सिर्फ रटने वाला नहीं है। बिल्कुल, इसमें समझना बहुत जरूरी है। हाँ, मतलब अगर आप आंकड़े देखें तो वाद्य यंत्रों और उनके वर्गीकरण से लगभग 30 से 35% प्रश्न सीधे तौर पे पूछे जाते हैं। जी। खासकर NVS या DSSP में। अरे वाह, 35% तक? जी। और इसके अतिरिक्त जो ध्वनि भौतिकी है, मतलब जैसे हम साउंड फिजिक्स कहते हैं, वो भी सिलेबस का 20% हिस्सा कवर करती है। और श्रोताओं को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये ज्ञान सिर्फ संगीत के मुख्य पेपर तक सीमित नहीं है। जो हमारा जनरल GS होता है ना, उसके आर्ट एंड कल्चर हिस्से में भी इसका 15% वेटेज है। बिल्कुल, तो ये हर तरह से महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो चलिए इस विज्ञान के बिल्कुल जड़ तक पहुंचते हैं। संगीत को समझने से पहले हमें उस नींव को समझना होगा जिस पर ये खड़ा है, मतलब ध्वनि। सबसे जरूरी चीज। हम अक्सर ध्वनि तरंगों की तुलना पानी में पत्थर फेंकने से करते हैं। जैसे पानी में गोल लहरें उठती हैं, तो क्या हवा में भी ध्वनि ठीक वैसे ही काम करती है? देखिए, भौतिक विज्ञान के नजरिए से ये तुलना थोड़ी भ्रामक हो सकती है। अच्छा, वो कैसे? पानी की लहरें ऊपर नीचे चलती हैं, जिन्हें हम अनुप्रस्थ तरंगे या ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। लेकिन हवा में ध्वनि ऐसे यात्रा नहीं करती। तो फिर हवा में ध्वनि कैसे चलती है? हवा में ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग, मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव के रूप में चलती है। इसे ऐसे समझिए जैसे खचाखच भरे ट्रेन के डिब्बे में एक व्यक्ति आगे वाले को धक्का दे। हाँ, और वो धक्का एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाए। बिल्कुल। हवा के कण भी एक दूसरे को आगे पीछे धकेलते हैं। इससे हवा के दबाव में उतार चढ़ाव होता है, और यही दबाव हमारे कान महसूस करते हैं। ये बहुत ही स्पष्ट करने वाला उदाहरण है। मतलब हवा का वो दबाव जो धक्के लगाता है। और यहीं से आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी का विज्ञान शुरू होता है ना। 1 सेकंड में ये धक्का कितनी बार पूरा होता है, वही आवृत्ति है। जी हाँ, और इस आवृत्ति को नापने की इकाई हर्ट्ज है। 1 हर्ट्ज का सीधा सा अर्थ है 1 सेकंड में पूरा हुआ एक चक्कर। सही। इससे जुड़ा एक और तकनीकी शब्द है आवर्तकाल या पीरियड, जिसे विज्ञान में हम T से दर्शाते हैं। ये एक दोलन या ऑसिलेशन को पूरा करने में लगने वाला समय है। और मैंने सुना है कि ऑर्गन पाइप या संगीत वाद्य यंत्रों में एक बहुत ही विशेष घटना भी घटती है। हाँ, उसे रचनात्मक व्यतिकरण या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। जब दो समान तरंगें एक दूसरे से मिलकर एक बड़ी और स्थिर तरंग बनाती हैं, तो उसे स्टैंडिंग वेव कहा जाता है। ये तो हो गई हमारी सामान्य भौतिकी। लेकिन प्राचीन काल में संगीत शास्त्रियों ने इस वैज्ञानिक ध्वनि को एक बहुत ही आध्यात्मिक नाम दिया था, नाद। बिल्कुल, उन्होंने सिर्फ आवाज नहीं माना। हाँ, उन्होंने इसे नाद ब्रह्म कहा। अगर हम पंडित शारंगदेव के ग्रंथ संगीत रत्नाकर को देखें, तो उन्होंने इस नाद के 2 मुख्य प्रकार बताए हैं। पहला है आहत नाद, जो किसी वस्तु के टकराने, घर्षण या आघात से उत्पन्न होता है। मतलब ये वही नाद है जो संगीतोपयोगी है, जिससे सारे वाद्य और गायन उत्पन्न होते हैं। एकदम सही। और दूसरा है अनाहत नाद, जो बिना किसी आघात के ब्रह्मांड में स्वतः गूंजता रहता है। और ऐसा माना जाता है कि अनाहत नाद को केवल योगी जन अपनी ध्यानमग्न अवस्था में ही सुन सकते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति होता है। जी। और इसी आहत नाद के भीतर एक बहुत ही गहरा वैज्ञानिक रहस्य भी छुपा है, जिसे प्राचीन काल में स्वयंभू स्वर कहा गया। स्वयंभू स्वर, मतलब जिसे अंग्रेजी में हम ओवरटोन्स कहते हैं। बिल्कुल। जब कोई मुख्य नाद
या स्वर उत्पन्न होता है तो उसके साथ कुछ अत्यंत सूक्ष्म सहायक नाद भी स्वतः गूंजने लगते हैं। अरे वाह, ये स्वयंभू स्वर वाला सिद्धांत तो बहुत ही कमाल का है। और आगे चल के यही नाद जब नियमों में बंध जाता है तो वो राग का रूप ले लेता है। हाँ, और प्राचीन शब्दावली में इस राग के ढांचे को बहुत ही गणितीय तरीके से समझाया गया है, जैसे जैसे ग्रह स्वर, जिससे गीत का आलाप शुरू होता है, और न्यास स्वर, जिस पर गीत समाप्त होता है। बिल्कुल। इसमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है अंश स्वर। प्राचीन जाति गायन में अंश स्वर सबसे प्रमुख होता था। ये बिल्कुल वैसा ही है जिसे आधुनिक युग में हम वादी स्वर कहते हैं ना। जी, और प्रतियोगियों के लिए ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्राचीन काल में कुल 63 अंश स्वर माने गए थे। 63, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, इसके अलावा गीत के मध्य भाग की समाप्ति जिस स्वर पर होती थी उसे अपन्यास कहा जाता था। और स्वरों के प्रयोग की मात्रा को भी तो पारिभाषिक शब्दों में बांधा गया है। मतलब किसी स्वर का बहुत कम या बहुत अधिक प्रयोग होना अल्पत्व बहुत्व कहलाता है। सही कहा। और अगर किसी राग में केवल 6 स्वरों का प्रयोग हो रहा है तो उसे षाडव कहेंगे, और अगर 5 स्वर है तो औडव। रागों का वर्गीकरण भी बहुत व्यवस्थित था। इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। पहले शुद्ध राग, जो शास्त्र के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं। दूसरे छायालग राग, जिनमें किसी अन्य राग की छाया या प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। बिल्कुल। और तीसरे संकीर्ण राग, जो शुद्ध और छायालग दोनों के जटिल मिश्रण से बनते हैं। समय का सिद्धांत भी बहुत तार्किक लगता है मुझे। प्राचीन नियमों के अनुसार शुद्ध मध्यम यानी म का प्रयोग दिन के रागों का सूचक है, जबकि तीव्र मध्यम रात्रि का। हाँ, और जो राग सुबह और शाम की संधि बेला में गाए जाते हैं, जिन्हें हम संधि प्रकाश राग कहते हैं, जैसे पूरिया धनाश्री या मुल्तानी, उनमें तीव्र म बहुत प्रबल होता है। इस पूरे विज्ञान को हम एक व्यावहारिक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। विद्यार्थियों को राग भूपाली का उदाहरण हमेशा याद रखना चाहिए। ये कल्याण थाट से उत्पन्न अत्यंत मधुर राग है। बिल्कुल। इसमें मध्यम और निषाद वर्जित होते हैं। चूंकि केवल 5 स्वर लगते हैं, इसलिए इसकी जाति औडव औडव है, और इसका सीधा सा आरोह है सा रे ग प ध सा। और एक और दिलचस्प बात यह है कि दक्षिण भारतीय संगीत यानी कर्नाटकी पद्धति में इसे मोहन राग कहा जाता है। मोहन राग, हाँ, ये सवाल परीक्षा में आ सकता है। और ये भी ध्यान रहे कि राग भूपाली गाते समय देश का राग की छाया से बचना चाहिए। दोनों रागों के स्वर समान होने के बावजूद उनका स्वरूप अलग है, और भूपाली रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया जाता है। ये जो पूरा गणितीय और सांगीतिक वर्गीकरण है, इसका आधार सदियों पहले रचे गए महान ग्रंथ ही हैं, और इनमें सबसे पहला नाम आता है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का। जी, जिसे पंचम वेद या सार्वभौमिक वेद की संज्ञा दी गई है। भरत मुनि ने ही श्रुति सिद्धांत दिया और 22 श्रुतियों को समान सिद्ध किया। लेकिन मैं हमेशा सोचती हूँ कि उन्होंने बिना किसी आधुनिक उपकरण के इन 22 सूक्ष्म ध्वनियों को कैसे सिद्ध किया होगा? देखिए, इसके लिए ग्रंथों में सारणा चतुष्टयी का उल्लेख मिलता है। सारणा चतुष्टयी, ये क्या प्रयोग था? ये असल में एक अत्यंत जटिल और वैज्ञानिक प्रयोग था। भरत मुनि ने 2 समान आकार की वीणाएं लीं। एक वीणा के स्वरों को स्थिर रखा और दूसरी वीणा के तारों को क्रमानुसार 4 बार यानी चतुष्टयी चढ़ाया और उतारा। अच्छा, तारों का तनाव बदलकर। हाँ, तारों के इस तनाव को बदलने से जो अत्यंत सूक्ष्म ध्वनि परिवर्तन पैदा हुए, उसी को मापकर उन्होंने सिद्ध किया कि सप्तक में वास्तव में 22 नापने योग्य श्रुतियां हैं। अरे, ये तो विशुद्ध भौतिक विज्ञान का प्रयोग है। इसके बाद उन्होंने 22 श्रुतियों पर 7 मुख्य स्वरों की स्थापना की, जिसे ग्राम कहा गया। बिल्कुल, उन्होंने षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम का निर्माण किया। और प्रतियोगियों को ये भी याद रखना चाहिए कि नाट्यशास्त्र के 28वें अध्याय में स्पष्ट है कि प्राचीन काल में रागों की जगह 7 षड्जग्रामाश्रित जातियां गाई जाती थीं, जैसे शारजी, आर्षभी इत्यादि। बिल्कुल। और नाट्यशास्त्र के बाद भारतीय संगीत का दूसरा सबसे बड़ा स्तंभ है पंडित शारंग देव द्वारा रचित संगीत रत्नाकर। इसे सप्ताध्यायी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 7 अध्याय हैं, और परीक्षाओं में इन अध्यायों का क्रम बार-बार पूछा जाता है। तो इसका क्रम कुछ इस प्रकार है। पहला स्वराध्याय, जिसमें नाद, ग्राम और 22 श्रुतियां हैं। दूसरा है राग विवेकाध्याय, और मुझे ये जान के बड़ी हैरानी होती है कि इस दूसरे अध्याय में 264 रागों का वर्गीकरण किया गया है। हाँ, 264 राग। और तीसरा अध्याय है प्रकीर्णाध्याय,
जो वाग्यकार यानी रचनाकार के गुण दोषों का वर्णन करता है। चौथा अध्याय है प्रबंधाध्याय। पांचवा है तालाध्याय, जिसमें 120 प्रकार के तालों का विस्तृत वर्णन है। छठा वाद्याध्याय है, जिसमें वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण है। और अंतिम 7वां अध्याय नर्तनाध्याय है। इसी ग्रंथ में 15 प्रकार के गमक और 96 स्थाई का भी गहराई से वर्णन मिलता है ना? जी बिल्कुल। और देखिए, इतनी विशाल जानकारी को पीढ़ियों तक सहेजना कोई आसान काम नहीं रहा होगा। प्राचीन काल में इसे गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से मौखिक रूप से आगे बढ़ाया गया, जहां कला ही सबसे बड़ा प्रमाण पत्र थी और एकमात्र लक्ष्य श्रेष्ठ कलाकार बनना था। लेकिन आज के आधुनिक युग में शिक्षा का स्वरूप बदल गया है। अब संस्थागत शिक्षा या इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन का प्रचलन है। हाँ, जैसे प्रयाग संगीत समिति जैसी संस्थाओं ने एक निश्चित पाठ्यक्रम तैयार किया है। आज अगर किसी को विद्यालय में संगीत शिक्षक बनना है तो केवल अच्छा गाना पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल नहीं। उसके पास विशारद या प्रभाकर जैसी उपाधियां होना अनिवार्य है। और इन्हीं संस्थाओं में विभिन्न गायन विधाएं सिखाई जाती हैं, जैसे ठुमरी। ये श्रृंगार रस प्रधान विधा है, जिसे जत्ताल, दीपचंदी या त्रिताल में गाया जाता है। और इसके बनारस, लखनऊ और पंजाब, ये 3 प्रमुख घराने हैं। इसके अलावा टप्पा भी एक अत्यंत जटिल विधा है। इसके आविष्कारक शोरी मियां माने जाते हैं। इसमें बहुत ही पेचदार और घुमावदार ताने होती हैं। और इसमें पंजाबी बोलों का प्रयोग होता है ना? इसे सामान्यतः काफी, भैरवी और खमाज राग में ही गाया जाता है। जी। और लयकारी पर आधारित विधाओं में त्रिवट आता है, जिसमें ताल के बोलों को राग के स्वरों पर गाया जाता है। और चतुरंग के नाम से ही स्पष्ट है कि इसके 4 भाग होते हैं: साहित्य, सरगम, तराने के बोल और तबले या पखावज के बोल। और तराना भी है, जिसमें तोम, नोम, तनन जैसे निरर्थक शब्दों का प्रयोग कर द्रुत लय यानी तेज गति में त्रिताल में गाया जाता है। अब यदि हम एक तार्किक कड़ी जोड़े, जब संगीत में 264 रागों की जटिल गणितीय आवृत्तियां और तेज ताने विकसित हुईं, तो केवल मानवीय कंठ से उन्हें घंटों तक साधना संभव नहीं था। बिल्कुल, इंसान की एक सीमा होती है। मानवीय सीमाओं को पार करने के लिए ही प्राचीन काल में वाद्यों का विज्ञान या उनकी इंजीनियरिंग विकसित हुई। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के 28वें अध्याय के पहले श्लोक में ही वाद्य यंत्रों को 4 भागों में बांट दिया था, जिसे चतुर्वेद कहा गया। ये 4 प्रकार हैं: तत्, अवनद्ध, शुशिर और घन। तत् यानी तंत्री वाद्य, जो तारों के कंपन से बचते हैं। इनमें तानपुरा सबसे प्रमुख है, जो प्राचीन एक तारा का ही विकसित रूप है। इसमें 4 तार होते हैं, 3 स्टील के और 1 तांबे का, और इसका तुम्बा कद्दू का बना होता है। प्रतियोगियों को तानपुरे के तारों को मिलाने का क्रम जरूर याद रखना चाहिए। पहला तार प या म में, बीच के 2 तार मध्य सा में और चौथा तार मंद्र सा में मिलाया जाता है। तंत्री वाद्यों में ही सितार भी आता है, जिसमें तरब के तारों के अलावा 7 मुख्य तार होते हैं। और इसके पहले तार को क्या कहते हैं? उसे बाज का तार कहा जाता है। सरोद की संरचना भी बहुत हैरान करने वाली है। यह अफगानी वाद्य रबाब का विकसित रूप है, लेकिन इसमें पर्दे नहीं होते। जी, और इसे नारियल के खोल से बने त्रिकोणीय जवा से बजाया जाता है। और इन्हीं स्वर वाद्यों पर रजा खानी गद बजाई जाती है। रजा खानी गद का आविष्कार लखनऊ के गुलाम रजा ने किया था ना? इसे पूर्वी बाज भी कहा जाता है। बिल्कुल। ये द्रुत लय में त्रिताल में बजाई जाती है और विस्तार के लिए वादक तोड़ा, मींड और मुर्की का प्रयोग करते हैं। अब वाद्यों की दूसरी श्रेणी पर आते हैं अवनद वाद्य, जिन्हें पुष्कर भी कहा जाता है। ये चमड़े से मड़े हुए खोखले वाद्य हैं, जिन्हें प्राचीन काल में मृदंग के नाम से जाना जाता था। और इनमें सबसे लोकप्रिय है तबला। तबले का दायां हिस्सा लकड़ी का और बायां, जिसे डग्गा कहते हैं, वो पीतल या मिट्टी का होता है। तबले की पुड़ी को कसने वाली बद्धियों को गजरा कहते हैं, और परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, इस गजरे में कितने घर होते हैं? 16 घर या छिद्र होते हैं। पुड़ी के 3 मुख्य भाग हैं, चांटी, लव और स्याही। वहीं ध्रुपद गायकी में इस्तेमाल होने वाले पखावज के बाएं मुख पर गीला आटा लगाकर बजाया जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं आहा मोमेंट है। अक्सर ये सवाल उठता है कि तबले के बीच में वो काली स्याही या पखावज पर गीला आटा क्यों लगाया जाता है? हाँ, कई लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ डिजाइन है। लेकिन ये सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि ये विशुद्ध भौतिक विज्ञान है। बिल्कुल सही। देखिए, जब चमड़े पर चोट की जाती है
तो बेतरतीब अनुनाद उत्पन्न होते हैं जो शोर की तरह सुनाई देते हैं। केंद्र में स्याही या आटा लगाकर चमड़े का द्रव्यमान यानी मास बढ़ा दिया जाता है। ये बढ़ा हुआ द्रव्यमान अवांछित कंपनों को दबा देता है, जिससे वाद्य से एक स्पष्ट और सुरीला हार्मोनिक स्वर निकलता है। अरे वाह, क्या ये दिलचस्प नहीं है कि यही वो गुणवत्ता है जिसे प्राचीन ऋषियों ने स्वयं भूस्वर या ओवरटोन्स कहा था। इसी तकनीक की मदद से तबले या पखावज को एक निश्चित पिच पर मिलाना संभव हो सका। ये विज्ञान सचमुच अद्भुत है। और अगर हम दक्षिण भारत में जाएं, तो कर्नाटक संगीत का प्रमुख अवनद वाद्य मृदंगम है। इसके अलावा तविल भी है जो नागस्वरम के साथ बजता है, लेकिन इसे विशेष स्वर में मिलाने की सुविधा नहीं होती। क्षेत्रीय वाद्यों में बंगाल का खोल शामिल है, जो पक्की मिट्टी का होता है, और अफ्रीकी मूल का बोंगो कॉन्गो भी इसी श्रेणी में आता है। वाद्यों की तीसरी श्रेणी है सुशिर वाद्य, जो वायु के दबाव से बजते हैं। बांसुरी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसे पहले मुख वीणा कहा जाता था और नागालैंड में इसे कुली कहते हैं। इसी श्रेणी में हारमोनियम भी है, जो एक स्वतंत्र रीड या फ्री रीड वाद्य है। और चौथी श्रेणी है घन वाद्य, जो ठोस धातु या लकड़ी के बने होते हैं और टकराकर बजते हैं, जैसे मंजीरा। आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक वाद्य भी बहुत अहम हो गए हैं। श्रुति बॉक्स निरंतर स्थायी स्वर देता है और इलेक्ट्रॉनिक तालमाला, जिसे जी नारायण ने बनाया, उसमें तालों के ठेके पहले से फीड होते हैं। अब इन वाद्यों से जो ध्वनि निकलती है, भौतिक विज्ञान में उसके 4 मुख्य गुण माने गए हैं। पहला है स्वर यानी पिच, जो सीधे तौर पर आवृत्ति पर निर्भर करता है। दूसरा है सुउच्चारण या लाउडनेस, जो ध्वनि तरंग के आयाम मतलब एम्पलीट्यूड से तय होता है। तीसरा गुण है गुणवत्ता या टिम्बर। ये वही गुण है जिसके कारण हम समान आवृत्ति पर बज रहे सितार और बांसुरी की आवाज के बीच फर्क महसूस कर पाते हैं। और ये पूरी तरह से उन स्वयंभू स्वरों पर निर्भर करता है जिनकी चर्चा हमने पहले की थी। और चौथा गुण है ध्वनि की अवधि। ध्वनि और लय का ये विज्ञान बहुत विस्तृत है। जैसे अनुनाद या रेजोनेंस, जब किसी वस्तु की प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर कोई बाहरी आवृत्ति बल लगाती है, तो वस्तु भारी गूंज पैदा करती है। वाद्यों का खोखला ढांचा इसी सिद्धांत पर काम करता है। और प्रतिध्वनि यानी इको, विज्ञान कहता है कि मानव मस्तिष्क पर ध्वनि का प्रभाव 0.1 सेकंड तक रहता है। जी हाँ, इसलिए किसी दृढ़ सतह से टकराकर स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर या सटीक रूप से कहें तो 16.6 मीटर होनी ही चाहिए। लयकारी का गणित भी कम जटिल नहीं है। इसे 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, सीधी लयकारी जैसे दुगुन, तिगुन और चौगुन, और आड़ी लयकारी जैसे 1.5 गुना यानी 3/2, क्वाड यानी 5/4 और ब्याड़ यानी 7/4। अगर हम कहरवा ताल के उदाहरण से समझें तो मूल लय के बोल हैं धा गे नाती। दुगुन में ये धागे नाती नागधीना हो जाएगा और चौगुन में धागे नाती नागधीना। अब यदि एक परीक्षक की दृष्टि से देखा जाए तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? वे प्रश्न कहाँ से बनाएंगे? सबसे अधिक संभावना वाले क्षेत्र हैं नाट्यशास्त्र का चतुर्विध वाद्य वर्गीकरण, 22 श्रुतियां, वाद्यों के विशिष्ट अंग जैसे गजरे के 16 घर और तीव्र म का रात्रिकाल से संबंध। प्रतियोगियों को स्थिर और व्यवहारिक पाठ्यक्रम के बीच का अंतर भी समझना होगा। संगीत रत्नाकर के अध्यायों का क्रम स्थिर है, जबकि स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए 17 मीटर की दूरी वाला प्रश्न विशुद्ध अप्लाइड साइंस है। अगर हम टॉप 5 कीवर्ड्स को समेटें तो वे होंगे: पहला सप्ताध्यायी, दूसरा पुष्कर वाद्य, तीसरा 63 अंश स्वर, चौथा 17 मीटर दूरी और पांचवा अनुदैर्ध्य तरंग। और कुछ ऐसे वन लाइनर्स भी हैं जो सीधे तौर पर परीक्षाओं में छपते हैं, जैसे रजा खानी गत का संबंध पूर्वी बास से है, राग भोपाली को दक्षिण में मोहन राग कहते हैं और आहत नाधी संगीतोपयोगी है। बिल्कुल। अंत में विद्यार्थियों के लिए ये एक विचार करने वाली बात है। आज आधुनिक विज्ञान जिन ध्वनि तरंगों, रेजोनेंस और टिम्बर के सिद्धांतों को लैब्स में सिद्ध कर रहा है, हमारे प्राचीन ऋषियों भरत मुनि और पंडित शारंग देव ने बिना किसी आधुनिक उपकरण के सदियों पहले ही उन्हें गणितीय रूप से श्रुति, सारणा, चतुष्टयी और स्वयंभू स्वर के रूप में संकलित कर दिया था। ये वाकई सोचने वाली बात है। उन्होंने केवल अकुस्टिक्स का विज्ञान नहीं दिया, बल्कि अनाहत नाद के माध्यम से
उसे ब्रह्मांड के परम सत्य से भी जोड़ दिया। क्या प्राचीन काल में कला, विज्ञान और अध्यात्म वास्तव में एक ही सिक्के के अलग-अलग पहलू नहीं थे? इसी विचार के साथ हम आज की ये गहन चर्चा समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।